नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, जल्दी से आ जाइए, अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार और एकदम जानदार ये क्लास होने वाली है। इस क्लास में मैं आप लोगों को, जैसा कि हम लोग चल रहे थे, उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो श्रृंखला चल रही थी हमारी, वो चल रही है। हम लोगों ने कल जो क्लास की थी वो हमने किए थे महाजनपद के बारे में, हम लोगों ने चर्चा कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे यूपी में जो है बुद्ध के कालीन में जो गणराज्य थे, कितने गणराज्य थे वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जैन धर्म के बारे में भी आज हम लोग यूपी के संदर्भ में, ध्यान रखिए मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूं वो आपको यूपी के संदर्भ में पढ़ा रहा हूं, तो यूपी के संदर्भ में हम लोग जो है उसको अच्छे से करेंगे। तो पेन कॉपी लेके बैठिए, बिना पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर कहूंगा पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए, सफलता जरूर मिलेगी, ये गारंटी है। विद्यार्थी का जीवन का सबसे बड़ा दोस्त उसका नोट्स होता है। अगर आपने अपने दोस्त को मेंटेन कर रखा है फिर आप कहीं नहीं हारेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं अपनी उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला को। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, आरओ की या यूपी के किसी भी एग्जाम्स की, उन सबके लिए क्लास एकदम मस्त है, बढ़िया क्लास बनी है भैया, उसको एंजॉय करिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी के। कल हमने क्या बात की थी? कल हमने महाजनपद पढ़े थे। कौन से महाजनपद? यूपी के महाजनपद। आज हम बात कर रहे हैं गणराज्य की। कौन से गणराज्य? यूपी के हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आराम से बात करते हैं, बिल्कुल एक एक चीजों को नोट करते हैं, कोई आफत नहीं है, कोई बहुत बड़ा जो है टेंशन नहीं है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात बुद्ध के काल में कुल 10 गणराज्य थे। ध्यान रखिए कितने गणराज्य थे? तो बुद्ध के काल में मेरे दोस्तों 10 गणराज्य थे। कितने गणराज्य थे? 10, जिसमें से 7 गणराज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र सीमा में स्थित थे। कितने? 7 गणराज्य जो है वर्तमान की जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है उसमें स्थित थे। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? तो कपिलवस्तु के शाक्य जो वर्तमान सिद्धार्थनगर का इलाका है, केशपुत्र के कलाम जो सुल्तानपुर का इलाका है, रामग्राम के कोलिय जो गोरखपुर में है का जो एक क्षेत्र है, पिपली वन के मोरिय ये जो है गोरखपुर में है, कुशीनगर के मल्ल ये भी जो है कुशीनगर में है, पावा के मल्ल ये भी कुशीनगर में है, और तुमसमारगिरी के भग्ग ये मिर्जापुर में है। तो ये जो है ये उस समय के कहाँ के? ये जो है बुद्ध के कालीन के जो है ये 7 गणराज्य हैं। कौन से? ये 7 गणराज्य हैं जो मेरे दोस्तों जो हम कह सकते हैं कि हमारे यूपी में जो कितने थे, तो यूपी में कितने हैं बेटा? तो यूपी में आपने देख लिए होंगे कि यूपी में इनकी संख्या कितनी है। तो यूपी में इनकी संख्या वर्तमान में ये 7 है। ठीक है, तो जल्दी से पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही आपको नोट करना है। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात करेंगे कपिलवस्तु के शाक्य की। कपिलवस्तु के जब शाक्य की बात करते हैं तो इनकी राजधानी कौन थी? इनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। क्या थी राजधानी? कपिलवस्तु बेटा क्या थी? इनकी राजधानी थी। कपिलवस्तु की पहचान पहले नेपाल स्थित तिलौरा कोट से की जाती थी, परंतु अब इसे सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपरहवा नाम माना जाता है। ठीक है, कपिलवस्तु के शाक्य थे। जब इनकी बात करते हैं तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, जो कपिलवस्तु की जो वर्तमान पहचान थी, जो पहले पहचान थी, वो नेपाल स्थित तिलारकोटा से थी। लेकिन बाद में जानते हो कि हर दिन जो है इतिहास में भी खोजें होती रहती, तो उस खोज के आधार पर माना गया कि जो सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपरहवा नामक जगह है वो जो है वहाँ कपिलवस्तु के शाक्य से संबंधित है। यहाँ से एक बौद्ध स्तूप मिला है। क्या मिला है? यहीं से एक बौद्ध स्तूप मिला है जिसमें बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है। ध्यान रखिए, यहाँ से एक बौद्ध स्तूप मिला है जिसमें बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण देखने को मिलता है। क्लियर है? एकदम बिल्कुल क्लियर बात है, कुछ ज्यादा जो है सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केशपुत्र के कलाम। अब बात करते हैं केशपुत्र के कलाम की। तो यह गणराज्य कौशल के पश्चिम अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्थित था। जब बात करते हैं केशपुत्र के कलाम की तो यह जो है कहाँ पे है? वर्तमान में कहाँ पे है?
ध्यान रखिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्थित था। और इसी गणराज्य के अलार कलाम थे। अलार कलाम जानते कौन थे? ये जो है सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे सबसे पहले बुद्ध ने वैशाली बिहार में दीक्षा ली थी। नोट कर लीजिए फटाफट से। मैंने कहा ना कि हमारी जो ये यूपीएससी युग चैनल की ये जो क्लास है, ये आप लोगों को प्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। जब आप लोग मेंस भी लिखेंगे तो वहाँ पर भी ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ों को नोट करते चलिए, क्योंकि जब नोट करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है नोट कर सकें। हाँ, आइए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रामग्राम के कोलिये की। किसकी बात करेंगे? रामग्राम के कोलिये की। तो वर्तमान में इसकी पहचान गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल, लोगों ने सुना होगा, रामगढ़ताल कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। अब तो खैर बहुत ही सुंदर हो गया है, वरना आज 10 साल पहले इसकी हालत क्या थी, जो गोरखपुर के लोग होंगे उनको पता होगा। अब तो खैर बाबा जी ने इसको बहुत ही सुंदर बना रखा है। तो जो वर्तमान में इसकी पहचान है वह गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल से की जाती है। शाक्य और कोली गणराज्य के बीच रोहिणी नदी बहती थी। दोनों गणराज्य सिंचाई हेतु, चूंकि सीधी बात है, जब शाक्य और कोली के बीच में जब रोहिणी नदी बहती है तो दोनों ही राज्य जो है इस नदी पर निर्भर थे। जो सिंचाई थी वो भी इसी पर निर्भर थी। और कोली अपनी पुलिस शक्ति के लिए विख्यात थे। जो उस समय उनकी जो शक्ति थी, जो सैन्य पावर थी, उसके लिए बहुत ही ज्यादा विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। अब आते हैं पिप्पली वन के मौर्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पिप्पली वन के मौर्य। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कुसमही पास में स्थित राजधानी नामक ग्राम के रूप में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र हमेशा मोरों की कूक से गुंजायमान रहता, इसलिए ये मौर्य कहलाए। क्यों कहलाए मौर्य? क्योंकि वो जो वहाँ का आसपास का जो क्षेत्र था वह जो है मोरों की जो कूक थी उससे जो है वो गुंजायमान था। इस वजह से जो है उस आसपास का जो एरिया है वह मेरे बच्चे क्या कहलाया? वह जो है वहाँ के लोग जो है क्या कहलाए? मौर्य कहलाए। ठीक है, नोट कर लीजिए बहुत ही आराम से। कोई ज़्यादा जो है, मैंने कहा ना, एकदम सिंपल नोट्स हैं। बस ये है कि इन नोट्स को जब तक नोट नहीं करोगे तब तक जो है कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान रखिए, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, बिना नोट्स बनाए काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो आप भी जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं कुशीनारा के मल्ल की। अब वर्तमान में कुशीनारा के मल्ल कहाँ पे हैं ये पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। वर्तमान की बात करें तो कुशीनारा के मल्ल कुशीनगर जिला के कसया में स्थित है। कहाँ पे? कुशीनगर जिला के कसया में स्थित था। रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु का वंशज बताया गया है। रामायण में जो मल्ल हैं उन्हें क्या बताया गया है? उन्हें लक्ष्मण के जो पुत्र थे। कौन लक्ष्मण? भगवान राम के भाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो भगवान राम के जो भाई थे, छोटे भाई कौन थे? लक्ष्मण जी। उनके जो पुत्र थे चंद्रकेतु का वंशज बताया गया है। इसी गणराज्य में सालवन में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसी गणराज्य सालवन में जो है बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पावा के मल्ल की। जब पावा के मल्ल की बात करते हैं तो इनकी पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के पडरौना से की जाती है। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे, मतलब इनका जो व्यवहार था वो कैसा था? सैनिक प्रवृत्ति के थे। और यहीं पर बुद्ध चुंद नामक लोहार के घर रुके थे। चुंद बुद्ध के बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। वैसे तो आप लोगों ने जो है कहा जाए तो बुद्ध के एक आईएएस के चूंकि सिलेबस में आता है, बौद्ध धर्म तो पढ़ा होगा। वैसे जब कभी खाली बैठिए या कोई किताब पढ़ने का मौका मिले तो बुद्ध के बारे में जरूर पढ़िए, महात्मा बुद्ध। ठीक है, चलिए बात क्लियर है तो नोट कर लीजिए फटाफट इतने को। कुशीनारा के मल्ल, और उसके बाद मैं एक एक चीज़ों को भैया हम साफ बताते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लें, प्री ही ऐसा पढ़ लें कि मेंस में आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। नोट्स को इस तरह से बना लीजिए कि बाद में कोई दिक्कत आपको हो ही ना। अब हर बार नोट्स बनेगा, एक ही बार नोट्स बनेगा, उसमें काम हो जाएगा। अब बात करते हैं सातवां, तुम सुमारगिरी के भग्ग। तुम सुमारगिरी के भग्ग, इनकी पहचान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले स्थित चुनार से की जाती है। बुद्ध के समय यहाँ का शासक वत्सराज उदयन का पुत्र बोध कुमार था और इसने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। ठीक है, इसने जो है क्या की थी? बुद्ध की जो शिष्यता थी जो है उसने ग्रहण की थी। फिर सुन लीजिए, तुम सुमारगिरी के भग्ग,
इनकी पहचान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र, इसे हम लोग कहते हैं पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। और जब मैंने आपको पढ़ाया तो बताया था कि सोनभद्र जो है 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, चर्चा करी हुई है, उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध के समय यहाँ का शासक वत्सराज उदयन का पुत्र बोध कुमार था, उसने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है भैया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखें हमारे विद्यार्थी जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो ये रहा बेटा, हम लोगों ने कल पढ़े थे महाजनपद, आज पढ़ लिए गणराज्य। अब इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। ध्यान रखिए, हम जो आपको अब जैन धर्म पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। बाकी आपने जब पढ़ा होगा इतिहास तो वहां पे आप जैन धर्म आपने अच्छे से पढ़ लिया है, मैं वहां पे उतना डीपली नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण है, जो प्लेस महत्वपूर्ण है, मैं उस पर जाऊंगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम पूछेगा तो मैं उस पर फोकस करूंगा। बाकी आप लोगों ने इतिहास में, प्राचीन इतिहास में जैन धर्म वहां पे पढ़ा हुआ है, तो वो तो आपका नोट्स रहेंगे वहां पे। आप जब प्राचीन इतिहास, आपके जो प्राचीन इतिहास के नोट्स हैं वहां पे जाके आप इसको ऐड कर देना, बन गया आपका जैन धर्म, दोनों जगह आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। ध्यान रखिए, ये जैन धर्म हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के आधार पर। यहाँ पे हम जैन धर्म के उन्हीं चीजों को बात करेंगे जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है, बाकी आप लोगों ने डीपली प्राचीन इतिहास में पढ़ रखा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं जैन धर्म के। आपने पढ़ा होगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 2 नए धर्मों का उदय होता है, कहाँ पे, मध्य देश में, उत्तर प्रदेश में, और जिसका व्यापक प्रभाव पड़ता है पूरे भारत में। कहा जाए 2 नए धर्म बनते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्यों आते हैं सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं वहां पे डीपली नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे एक फैक्ट जो है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहा हूँ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, पहली बात याद कर लेना। जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को जाता है। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली बिहार में हुआ था, लेकिन इनके जो ज्यादातर शिष्य थे वह उत्तर प्रदेशों में इनके जो अनुयायियों की संख्या ज्यादा थी। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 2 नए धर्म आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में, और जैन धर्म के संस्थापक थे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी। उनका जो जन्म होता है वह कहाँ होता है? हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या में होता है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनका जो जन्म है वह वैशाली बिहार में हुआ है, लेकिन उनके अनुयायियों की जो संख्या है वह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, कोई आफत नहीं है, एक एक चीजों को पहले स्क्रीनशॉट लेते रहिए, महत्वपूर्ण है स्क्रीनशॉट लेना। चलिए, मेरे ख्याल से आपने जो नोट कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो भैया स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैन धर्म के किन किन तीर्थंकर का जन्म यूपी में हुआ है, अब हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ है। जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म कौशाम्बी में हुआ है। जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का जन्म बनारस काशी में हुआ है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का जन्म मथुरा में हुआ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ है। बात समझे? फिर सुन लो, याद जाएगा। जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। जो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ, उनका जन्म श्रावस्ती में हुआ है। 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म कौशाम्बी में हुआ है। 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का जन्म मथुरा में हुआ है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 100%
प्रश्न आने के आपके जो है प्री में 100% चांस है कि एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा कि 7वें तीर्थंकर का जन्म कहाँ पे है, या इनमें से ऑप्शन दे देगा कि किसका संबंध कौशाम्बी से है, किसका संबंध मथुरा से है। ये प्रश्न पक्का यहाँ पे प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? मथुरा और उज्जैन में से एक उत्तर प्रदेश में ही स्थित था। जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र थे, मथुरा और उज्जैन। तो जो उज्जैन है आप जानते हो महाकाल नगरी, वो तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो जो उसमें जो मथुरा है वह जो है कहाँ पे है आप जानते हैं, हमारे यूपी में है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। कुषाण काल में भी मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। मथुरा जैन धर्म से संबंधित अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मथुरा में जैन धर्म से संबंधित अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चाहो तो नोट कर लीजिए एक एक बातों को अच्छे से, ताकि दिक्कत बिल्कुल ना हो भैया। मथुरा में जैन धर्म से संबंधित अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से। मजा तभी है बेटा जब चीजें आपको याद रहेंगी। ये तो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। ये तो एनी हाउ कुछ भी करके ये आपको याद होना ही है, तभी जो है फायदा है, क्योंकि यहीं से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आपके यहीं से बनने वाले हैं और बनेंगे भी, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ तक की बातें आपको शायद आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। चलिए, नोट करना जरूरी है भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अरिष्ट नेमि, इन्हें हम लोग नेमिनाथ भी कहते हैं, का जन्म मथुरा में हुआ था। ये कौन थे? ये कृष्ण के चचेरे भाई थे। ध्यान रखिए, जो जैन धर्म के जो अरिष्ट नेमि जी हैं, कौन? मेरे बच्चे अरिष्ट नेमि जी, जिनको हम नेमिनाथ के नाम से भी जानते हैं। यह जो है, यह कौन थे? कृष्ण के चचेरे भाई थे, और इनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। जैन ग्रंथों के अनुसार 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी। मैंने कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के अनुसार जो उनके 5 तीर्थंकर थे, जो उनकी जो जन्मभूमि थी वह क्या थी? अयोध्या थी। पहली ऋषभनाथ, द्वितीय अजीतनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, 5वें सुमतिनाथ, 14वें अनंतनाथ। फिर सुनते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार 5 तीर्थंकर की भूमि अर्थात जन्मभूमि कौन सी थी? अयोध्या थी। नोट कर लो, पहले तीर्थंकर की भूमि ऋषभनाथ की जन्मभूमि कौन थी? अयोध्या। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ की जन्मभूमि क्या थी? अयोध्या। चौथे तीर्थंकर अभिनंदननाथ की जन्मभूमि क्या थी? अयोध्या। 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ की जन्मभूमि क्या थी? अयोध्या। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ की जन्मभूमि क्या थी? अयोध्या। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इतने को तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं हम लोग। तो फटाफट भैया, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भैया कर दो फटाफट से। हाँ चलिए। ग्राम पभोसा, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर पदम प्रभु से, ध्यान रखिए, 6ठे तीर्थंकर जो पदम प्रभु हैं उनका संबंध किससे है? तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, और जाओगे डिब्ली तो कहाँ पे? ग्राम पभोसा से। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ और विश्वविख्यात शोभानाथ मंदिर जो है का संबंध किससे है? तो श्रावस्ती से है। श्रावस्ती, फिर सुन लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर पदम प्रभु का संबंध कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से है, और तीसरे तीर्थंकर एवं विश्वविख्यात शोभानाथ मंदिर जो महेत जो है यूपी में है, कहाँ पे है? तो श्रावस्ती में। ध्यान रखिए, शोभानाथ मंदिर कहाँ, इंपॉर्टेंट है, पूछाएगा शोभानाथ मंदिर कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? श्रावस्ती में है। कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नोट कर लीजिए फटाफट, यहाँ तक की बातों को अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, मैं इसको जो है थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ताकि जो है आप आराम से नोट कर लें, क्योंकि जो है नोट करेंगे तभी फायदा होगा। चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी जो है थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए। नोट कर रहे हैं तो भी अच्छे से नोट करिए, मज़ा तभी है जब आप चीज़ों को अच्छे से नोट कर रहे हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से आप नोट कर ली होंगी और स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अब आते हैं
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला का प्रसिद्ध स्थल देवगढ़ सनातन धर्म के दशावतार मंदिर, प्राचीन जैन मूर्तियों तथा शिल्पकला के लिए विख्यात है। ये पूछा गया है कि दशावतार मंदिर कहाँ पे है, तो दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में है। ठीक है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा गोखर पहाड़ कहाँ पड़ता है, ये महोबा पर चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ, जिसे इन्हें हम लोग पुष्पदंत भी कहते हैं, का निवास स्थल उत्तर प्रदेश के कांकड़ी देवरिया में था। ठीक सुनिए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का जो तीर्थंकर हैं उनकी प्रतिमा जो है गोखर पहाड़ कहाँ पड़ता है, महोबा में, चट्टानों को काटकर बनाया गया है। जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ पुष्पदंत का निवास स्थल उत्तर प्रदेश के कांकड़ी देवरिया में था। नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से। ये सारे फैक्ट हम लोगों ने आज चर्चा किए बुद्ध के कालीन गणराज्य के बारे में, और हमने चर्चा की है आपके किसके बारे में, तो हमने चर्चा करी है जैन धर्म के बारे में चर्चा की। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक की बातों को हमने बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा, और यही जो है इम्पॉर्टेंट है। यहीं से जो है आपके जितने भी जैन धर्म के क्वेश्चंस हैं जो उत्तर प्रदेश विशेष से आएंगे वो यहीं से आएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पता चलेगा किसका जन्म कहाँ पे हुआ था, किसकी जन्मभूमि कहाँ पे है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है जैन धर्म संबंधित, वो आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। चलिए, तो अब यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा ये सेशन जो हमारी पहल है, जो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके एग्जाम में हम लोग कवर कर सकें, यही प्रयास यूपीएससी युग चैनल का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आप तैयारी कर रहे हो आरओ की, या तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, या यूपी के किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए पूरा का पूरा सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आप लोगों ने अगर जो लोग नोट्स बना रहे हैं फिर तो सोने पे सुहागा है। ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी के, वहां तक इसको जरूर पहुंचाइए। बाकी जाते हैं तो आप यही कहेंगे आपसे कि चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो। क्यों दबा दो? ताकि जो भी वीडियो पढ़ें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।